Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, the subordinate courts. बेटा हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, क्या मतलब है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। फिर हम देखेंगे सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स को। लोक अदालत इस बार बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, बोर्ड में पूछा जा सकता है। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे फैमिली कोर्ट्स को। बेटा अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि स्टेट टू स्टेट सबॉर्डिनेट के ऑर्गेनाइजेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश के है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें और यूपी के सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात करें, तो हर चीज़ बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम नहीं मिलेगी, स्लाइट वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। पर जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जो ज़रूरी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो सेम रहेंगी। क्लियर है। सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, पर एसेंशियल फीचर्स सेम रहेंगे। हम सबको पता है बेटा कि हमारी कंट्री को पहले हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है, फिर स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है। ऐसे ही हर स्टेट को हमने डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में, किस पर्पज़ से भी, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से भी। क्लियर है। हमारे एंशिएंट टाइम से हम देखते आए हैं कि पूरा जो एम्पायर होता था प्रोविंसेस में डिवाइड होता था, प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते थे। सेम स्ट्रक्चर टिल डेट हम फॉलो कर रहे हैं कि पहले कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, फिर प्रोविंसेस स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। सेम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है कि हर स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे बहुत सारे क्रिमिनल कोर्ट्स मिलेंगे, आपको सिविल कोर्ट्स मिलेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट। भैया क्या होती है, क्या मतलब है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, ठीक है, जिनकी रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट जज के जो कोर्ट है उससे नीचे होगी, उन सबको क्या कहा जाएगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। एक बार और फिर से सुनो ध्यान, देखो, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट और दूसरे लोअर कोर्ट्स जो रैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से नीचे आते हैं, इन सब को ही हम क्या कहते हैं बेटा, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सारे कोर्ट्स क्या कहलाते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पर क्या आप लोगों को समझ में आ गया, एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरी कंट्री का है, हाई कोर्ट एक स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इन दो कोर्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो बेटा इसके अलावा जितने भी कोर्ट्स होंगे वो सारे क्या ही होंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। क्लियर है बेटा। अगर अब हम लोअर कोर्ट्स या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, तो इनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो पावर्स होंगी, जो फंक्शंस होंगी, वो किस में कंसिस्ट है, किस में लिखी हुई हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। आई बात समझ में, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इनकी पावर कितनी होंगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये सब किस में कंटेंट है, किस में निहित हैं, किस में एनक्लोज हैं, किस में कंसिस्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल बोले तो जहाँ पर अपराध हुआ हो, है ना, और सिविल तो आप सबको पता ही है, सिविल। बिसाइड्स दीज कोर्ट्स, इन कोर्ट्स के अलावा बहुत सारे एक्ट भी पार्लियामेंट में पास हुए हैं जो इनके ज्यूरिडिक्शन एरिया को बताते हैं। ठीक है, इनके क्षेत्र अधिकार की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें कि भाई कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी सबॉर्डिनेट की, क्या इनके पास पावर होगी, क्या इनके फंक्शन होंगे, तो ये सब किस में कंटेंट है, किस में कंसिस्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। इन कोड्स के अलावा अगर आपको जानना हो कि भैया सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास और कितनी पावर है, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं पार्लियामेंट में जो क्षेत्र अधिकार को बताते हैं इन कोर्ट्स की कि भैया ये कोर्ट्स क्या कर सकते हैं और क्या
नहीं कर सकते। बेटा अब हम पढ़ेंगे सिविल कोड्स को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन से केसेस हैं जो सिविल कोड्स में सुने जाते हैं, तो सिविल कोड्स वो सारे केसेस को सुनेगा जो केसेस लैंड ज़मीन से जुड़े हों, प्रॉपर्टी से जुड़े हों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को नहीं मानना या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो भी सिविल कोर्ट में सुने जाएंगे। साथ में वो सारे मैटर्स जिनमें मनी इन्वॉल्व होगी, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कोई केसेस होंगे तो वो भी कहाँ पर ही जाएंगे? सिविल कोर्ट में ही जाएंगे, ठीक है। एग्रीमेंट आप लोगों को पता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनुबंध होता है, दो लोग मिलके आपस में टर्म्स कंडीशन को डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। पर कई बार एक व्यक्ति वो टर्म्स कंडीशन को नहीं मानता है, तो इस केस में क्या कहेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे केसेस भी कहाँ ही जाएंगे? सिविल कोर्ट में। दीज कोर्ट्स ऑल्सो एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन। देखो जो मैटर्स हमने पढ़ लिए लैंड प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं जहाँ पर ज्यूरिडिक्शन की पावर किसके पास है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास है। जैसे कि आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता का कोई केस हो, गार्जियनशिप संरक्षण देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका कोई केस हो, मैरिज शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स तलाक से रिलेटेड, केसेस इन्वॉल्विंग विल मतलब वसीयत जब बनाते हैं ना, तो पेरेंट्स लोग बनाते हैं वसीयत कि भाई मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए, तो वसीयत से रिलेटेड कोई केस हो, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस हो, गार्जियनशिप, आर्बिट्रेशन, तो ये सारे केसेस कहाँ पर ही सुने जाएंगे बेटा? सिविल कोर्ट में ही सुने जाएंगे। क्लियर है? चलिए बेटा अब हम पहले पढ़ेंगे द डिस्ट्रिक्ट जज। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का। एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट सिविल कोर्ट किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। बेटा कुछ डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार हमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करते हैं। सेकेंड, अगर हम अदर सिविल कोर्ट्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि टॉप नॉच पे डिस्ट्रिक्ट जज का सिविल कोर्ट होगा, पर कई बार बहुत सारे और भी क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं। देयर आर सेवरल सिविल कोर्ट्स, बहुत सारे सिविल कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर काम करते हैं। जैसे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है। द कोर्ट ऑफ सब जज, जिसे हम मुंसिफ भी कहते हैं, और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस। तो अदर सिविल कोर्ट्स में कौन कौन से कोर्ट आएंगे एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे सिविल कोर्ट्स होते हैं विच इज़ वर्किंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, ये फर्स्ट क्लास ही होता है। देन कोर्ट ऑफ जज सब जज, जिसे हम मुंसिफ भी कहते हैं। देन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस। बेटा आप ध्यान से सुनना, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो सबऑर्डिनेट सिविल जज हैं, ये वो सारे केसेस में डील कर सकते हैं जो किसके जुरिडिक्शन एरिया में आएंगे? सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया में आएंगे। और यहाँ पर वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। मे डील विद सूट्स विदाउट एनी लिमिट ऑफ देयर वैल्यू मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो इसी चीज़ में डील करेंगे, इतनी ही वैल्यू इसी अमाउंट में डील करेंगे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज देख रहा है तो यहाँ पर वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मतलब ऑल इन ऑल बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई केस इनके जुरिडिक्शन एरिया का है तो यहाँ पर वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होगी बेटा, कितने भी अमाउंट तक के केसेस ये देख सकते हैं। पर अगर हम जुरिडिक्शन की बात करें अदर सिविल कोर्ट्स की, ठीक है, दूसरे जो सिविल कोर्ट्स हमने बोला ना बहुत सारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, तो जो दूसरे कोर्ट्स हैं उनके जुरिडिक्शन एरिया में कौन सा केस आएगा, कौन सा केस नहीं आएगा, ये एंटायरली किस बात पर डिपेंड करता है कि उस सूट की, उस केस की जो कोर्ट में सुना जाएगा उसकी वैल्यू कितनी है, अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। The courts of small causes have jurisdiction in cases where the value of subject matter is very small. अब अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस की तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं केसेस को सुना जाएगा बेटा जहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब हम अपील्स की बात करेंगे।
अब हम बेटा अपील्स की बात करेंगे। जैसे हमने देखा था ना कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट में आप कहीं अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लोअर कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कैसे चलता है। तो फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डिक्री के अकॉर्डिंग जो स्मॉल कोर्ट होते हैं, अगर कोई बंदा इनके फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है बेटा? सब जज या मुंसिफ के सामने। ठीक हुई बात। अगर आप सब जज के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, मुंसिफ के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हो? सिविल जज फर्स्ट क्लास के कोर्ट में अपील कर सकते हो। बेटा जो अपील होंगी, जो किसके अगेंस्ट में आपको करनी है, जजमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल कोर्ट, अब ये कहाँ जाएंगी? तो ये जाएंगी अब हाई कोर्ट। आई बात समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ध्यान से सुनना। अगर आपका केस पहली बार बहुत ही पेटी अमाउंट पे था, बहुत कम अमाउंट पे था, जिसे किसने सुना? स्मॉल कोर्ट ने, तो आप इसके फैसले से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट ऑफ सब जज, जिसे मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं ना। अगर आपको अपील करनी हो सब जज के फैसले के खिलाफ, या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ कर सकते हैं? सिविल जज के कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास के केस में कर सकते हैं। पर अब आपको अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में, तो वो सीधे कहाँ पर की जाएगी बेटा? हाई कोर्ट में। आप फिर कहाँ पहुँचोगे? आप हाई कोर्ट पहुँचोगे। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है सारे सिविल कोर्ट्स पर जो उस डिस्ट्रिक्ट में आते होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी गई है? डिस्ट्रिक्ट जज को। डिस्ट्रिक्ट जज को इतना एम्पावर किया गया है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जितने भी सिविल कोर्ट्स होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेगा डिस्ट्रिक्ट जज। आई बात समझ में? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट बॉडी होगी जो पूरे सिविल कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखेगा। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड होते हैं? तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है उससे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किससे कंसल्ट करने के बाद? हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। बहुत ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो कि भाई इस चीज़ को दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये यहीं पे रेडी हो जाए। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, पहली बात तो अपॉइंट करते हैं उस स्टेट के गवर्नर। किससे कंसल्ट करके? स्टेट हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट कर। क्लियर हुई बात? जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो गवर्नर है वो किससे कंसल्ट करेंगे? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जजेस को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर देंगे। अब बेटा कौन पर्सन एलिजिबल होगा जिला न्यायाधीश बनने के लिए या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बनने के लिए? ज़्यादा हिंदी हो गया ना? हाँ सुन, एक पर्सन जो एलिजिबल होगा डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कहते हैं? अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। अगर आपको ये बनना है तो आपको एडवोकेट, मतलब वकील, एडवोकेट भी वकील ही होता है ना, लॉयर और एडवोकेट में स्लाइट डिफरेंस है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो उसे वकील होना चाहिए या प्लीडर होना चाहिए ऑफ 7 ईयर। प्लीडर का मतलब भी 7 साल से वो वकील हो, एडवोकेट हो, ठीक है, यहाँ पर और लिखा है ना, तो ये एडवोकेट हो और प्लीडर हो 7 ईयर्स का, 7 साल से केसेस लड़ रहा हो एज अ वकील। क्लियर है? या तो वो ऑफिसर होना चाहिए इन जुडिशल सर्विसेज, ठीक है, या तो वो 7 साल एडवोकेट रहा हो, केसेस लड़ रहा हो, या किसी न्यायिक सेवाओं में, जुडिशल सर्विसेज में कोई ऑफिसर हो, किसी यूनियन टेरिटरी में ऑफिसर रहा हो, किसी स्टेट में ऑफिसर रहा हो जुडिशल सर्विसेज में, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। आगे बात समझ में? आप एडवोकेट हैं तो भी बन सकते हैं, आप जुडिशल सर्विसेज में ऑफिसर हैं तो भी बन सकते हैं, भले आप किसी यूनियन टेरिटरी में काम करके आए हैं या स्टेट में काम करके आए हैं। बेटा डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ दें तो
क्योंकि इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। इन दो को छोड़ दें तो बाकी जितने भी जजेस होते हैं सिविल कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, इन्हें अपॉइंट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा, जो कौन लेता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC, SPSC, स्टेट PSC के एग्ज़ामिनेशन को अगर आप क्लियर करते हो तब आपका अपॉइंटमेंट होगा जजेस की तरह इन द लोअर कोर्ट्स। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाए जाते हैं। कैसे? अलग प्रोसीजर से गवर्नर इन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद। अब हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स को। क्लियर है? तो डिस्टिंक्शन, डिफरेंस तो है सिविल और सेशन कोर्ट्स में। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिन्हें हम क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं, इनमें भाई अच्छा खासा अंतर है। ठीक है? डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड सेशन और क्रिमिनल कोर्ट्स। सेशन कोर्ट को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स। इनमें डिफरेंस तो है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा कि सिविल कोर्ट में वो सारे केसेस सुने जाएंगे जो लैंड, प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े होंगे। तो फिर क्रिमिनल कोर्ट में क्या सुना जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में वो सारे केसेस सुने जाएंगे जिनमें कोई ना कोई अपराध हो, जैसे थेफ्ट, चोरी, वायलेंस, हिंसा, रॉबरी, डकैती, फिजिकल अटैक, मर्डर, डकैतीज़। ये सारे जो केसेस होंगे ये कहाँ पर सुने जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में पहला डिफरेंस, सिविल में मैरिज के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, लैंड से जुड़े हुए केसेस, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए केसेस ये सुने जा रहे हैं। वहीं पे क्रिमिनल कोर्ट में क्या सुने जा रहे हैं? वायलेंस, थेफ्ट, रॉबरी, फिजिकल अटैक, मर्डर, डकैती के केसेस। सेशन कोर्ट जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट का, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में तो हमने पढ़ लिया था कोर्ट ऑफ सिविल जज, है ना? डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी था एक डिस्ट्रिक्ट की। दिखाऊं फिर एक बार, फिर से देख लो। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट था वो हाईएस्ट सिविल कोर्ट था एक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो यहाँ पर भी जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज। ठीक है? ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हो गया। यूजुअली इसे प्रिसाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। कौन से जज? डिस्ट्रिक्ट जज, हु इज़ देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। कई जगह इन्हें सेशन जज मेंशन किया है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन किया है। ये जो कोर्ट होगा सेशन जज का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, बिल्कुल कड़े अपराध जैसे रॉबरी, डकैती, मर्डर, इन सबको सुना जाता है, इन सब का ट्रायल होता है। बेटा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास ये पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। देखो डेथ सेंटेंस मतलब सज़ाए मौत, मौत की सज़ा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, पूरा जीवन आपको अब कैद में ही रहना है। ये भी 14 ईयर्स का ही होता है, पूरा जीवन नहीं होता बेटा। 14 साल आपको जेल में रहना पड़े, इसकी सज़ा का राइट सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास हो सकता है। ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, पर जब भी ये डेथ सेंटेंस देंगे इसे कहीं ना कहीं पहले कंफर्म करेगा कौन? हाई कोर्ट। देखो आपने सज़ा की, मौत की सज़ा सुना दी, तो ये पहले कंफर्म कौन करेंगे? हाई कोर्ट, तभी ये कैरी होगा, नहीं तो ये कैरी नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुनो कि सेशन और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, सजाए मौत दे सकते हैं, पूरे जीवन आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। वेदर देयर इज़ एन अपील बाय कन्विक्ट और नॉट, जो कन्विक्ट जिसे सज़ा दी गई वो अपील करे या ना करे बेटा, उसकी अपील का कोई रोल नहीं है। अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो इसे कंफर्म पहले हाई कोर्ट करेगा, तभी ये कैरी आउट होगा। अगर हाई कोर्ट ने बोला नहीं तो सज़ा माफ़ हो सकती है, मतलब वो सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अब हम पढ़ेंगे। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू पास अ सेंटेंस। ये लोग ऐसी सज़ाएं नहीं दे सकते जैसी सज़ाए मौत, आजीवन कारावास। तो बेटा जो
जजेस होंगे कौन से वाले, हम मजिस्ट्रेट की बात करें, कौन से वाले मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये कौन सी सज़ाएं नहीं दे सकते बेटा, मौत की सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, ये आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये सज़ा दे सकते हैं पर सिर्फ कितने सालों की, 7 सालों की। आई बात समझ में। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, तो ये सज़ाए मौत या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दे सकते हैं आप। ये सज़ा दे सकते हैं सिर्फ कितने सालों की, 7 सालों की, ठीक है। अब हम जुडिशल मजिस्ट्रेट को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उसे एम्पावर किया जाएगा कि वो इम्प्रिजनमेंट दे सके 3 साल का। समझ में आई बात। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, पर वहीं पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो सिर्फ 3 साल की सज़ा दे सकता है। और अगर कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा तो वो सिर्फ 2 साल की सज़ा दे सकता है बेटा। फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकेंड क्लास ऑफिसर्स हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो 3 साल की सज़ा दे सकता है, वहीं पे जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो 2 साल की सज़ा दे सकता है। अब अपील की बात करते हैं। द सेशन जज, जो सेशन जज होगा वो अपील सुनेगा किसके अगेंस्ट में, जजमेंट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले से पार्टीज खुश नहीं है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले से पार्टी खुश नहीं है तो वो सेशन जज के पास जा सकती हैं, उन अपील वहाँ पर कर सकती हैं। अब बेटा कहीं अगर आपका केस सेशन कोर्ट में सुना जा रहा होगा और वहाँ पर जो फैसला लिया गया आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपको पूरी तरह अलाउ किया गया है कि आप अपील कर सकते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट्स में। बेटा अब हम पढ़ेंगे लोक अदालत को, जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। हमने रेवेन्यू कोर्ट वाले पार्ट को स्किप किया है क्योंकि वो इस ईयर सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अगर लोक अदालत की आप बात करोगे बेटा तो ये लाइमलाइट में पिछले कुछ सालों में ही आया है। पहली बार जो लोक अदालत लगी थी इंडिया में वो लगी थी 1982 में। आई बात समझ में। लोक अदालत जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं ये कंपेरेटिवली एक नया कंसेप्ट है इंडिया में। लास्ट फ्यू ईयर्स में ये लाइमलाइट में आया है। पहली जो लोक अदालत थी वो 1982 में लगी थी और किस स्टेट में लगी थी बेटा, गुजरात में, ठीक है। चलो लोक अदालत जो है वो स्पीडी जस्टिस के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं बेटा, स्पीडी जस्टिस के लिए जानी जाती हैं। और लोक अदालत ने एक नई विंडो, न्यू विस्टा ओपन किया है फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस, ठीक है। एक नया रास्ता लोगों को मिल गया है जस्टिस लेने का, वो है लोक अदालत। क्या मतलब होता है लोक अदालत का बेटा? लोक अदालत का मीनिंग तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत है ना, तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि भाई लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट। लोक अदालत एनकरेज करता है डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट को थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट बिटवीन अ पार्टीज, है ना। अगर हम टाइटल शीर्षक की बात करें तो शीर्षक से ही पता चलता है कि भैया लोक अदालत का मतलब होता है लोगों के लिए जो कोर्ट होगी, है ना। और यहाँ पर होता क्या है बेटा, 2 पक्षों को आपस में बैठाया जाता है, समझाया जाता है और किसी ना किसी एक समझौते पे लाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिन भी केसेस को सुना जाएगा उनमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ को इस तरीके से समझाया जाएगा कि वो आपस में समझौता कर लें। क्लियर है? यहाँ पर विवादों को, केसेस को सॉल्व किया जाता है किसके थ्रू, बातचीत के थ्रू, ठीक है। क्या लिखा है, लोक अदालत एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़। हर पार्टी से कहा जाता है भैया थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। टाइम टू टाइम हमने देखा है कि लोक अदालत गुजरात, दिल्ली और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में लगाई गई हैं। कुछ जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सोशल वर्कर्स, यंग स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट किया है लोक अदालत जैसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे, कुछ यंग स्टूडेंट्स थे लॉ के, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है लोक अदालत की वर्किंग में, फंक्शनिंग में। अब बेटा
बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पब्लिक स्पिरिटेड, मतलब सार्वजनिक सेवा देने वाले, मतलब जिनको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। ऐसे मैन और वीमेन दोनों ने ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल का ही रोल रहा। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, इन सब ने क्या किया, उन लोगों को, उन पार्टीज़ को समझाया जो मतलब दसों सालों से, बहुत सालों से केसेस लड़ रहे थे। कहाँ पर? जुडिशल कोर्ट्स में। बहुत पैटी इशू था, पर उस पैटी इशू को वो 4 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से लड़ रहे हैं। तो इन पब्लिक स्पिरिटेड मैन विमेन ने, जो सार्वजनिक जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उन लोगों ने पार्टीज़ को समझाया कि भाई तुम तुम्हारे केस को ट्रांसफ़र करा लो लोक अदालत में। लोक अदालत में बैठ के हम बातचीत करके केस को सुलझा लेंगे। बेटा इस ईयर सिलेबस में स्कोप ऑफ लोक अदालत भी नहीं है, वर्किंग ऑफ लोक अदालत भी सिलेबस में नहीं है। अब हम सीधे पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस। क्या पढ़ना है बेटा अब हमको? ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे। तो बेटा लोक अदालत जो काम कर रही है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में, वो हाईली अप्रिशिएटेड है। बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं, स्पीडी जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं किसके? लोक अदालत के। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारे एडवांटेजेस को। अच्छा एक बार इसको भी देख लो। देयर आर मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप डिस्प्यूट्स को सेटल कराते हैं लोक अदालत के थ्रू। पहला, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब, जो लोक अदालत होती हैं वो किस तरीके से काम करती है। द लोक अदालत वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। देखो आप इतने सालों तक कोर्ट में केस चलाते जाओगे, पैसा बर्बाद होता जाएगा, टाइम बर्बाद होता जाएगा। तो लोक अदालत जिस भावना पे काम करती है, वो भावना, वो स्पिरिट होती है कॉम्प्रोमाइज़ की। ठीक है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सामने वाली पार्टी करेगी और केस सॉल्व हो जाएगा। नो वन नरिशेस फीलिंग और एंगर और अनहैप्पीनेस। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप अगर कभी दुखी हैं, है ना, आपको बहुत गुस्सा है, तो आप चाहते हो क्या ऐसे कि आप हमेशा गुस्से में ही रहो, हमेशा दुखी रहो? ऐसा नहीं है। नो वन नरिशेस फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड अनहैप्पीनेस। हमें भी चाहता है भाई जो हो गया, अब आगे का सब कुछ अच्छा होना चाहिए, खुश हो जाओ, है ना। बोथ द पार्टीज फील्स दैट दे हैव बीन ट्रीटेड फेयरली। दोनों ही पक्षों को, दोनों ही पार्टीज़ को लगता है कि उनके साथ क्या होना चाहिए, कि जो भी कुछ बातें हुई उसमें हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है। बोथ द पार्टीज़ फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड फेयरली। उनके साथ अच्छा खासा व्यवहार, उचित व्यवहार किया गया है। जो लोक अदालत है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है बेटा। उन्होंने जो छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े, फैमिली फ्यूड्स हुआ करते थे, उन्हें सुलझाया है। कई बार पड़ोसी आपस में लड़ते रहते थे, उनके वाद विवाद को निपटाया है। छोटी मोटी जो माइनर केसेस हो जाते हैं, असॉल्ट के, अटैक के, मारपीट के, चोट वोट के, वो मामलों को भी लोक अदालत से बहुत अच्छे से सुलझाया है। फिर से बेटा कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो हमेशा के लिए क्रोधित रहे, गुस्सा रहे या अनहैप्पी रहे। दोनों पार्टीज़ जो लोक अदालत में आएंगी उन्हें लगता है कि भाई हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है ठीक हुआ है, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है। लोक अदालत का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि वो झगड़ों को, फैमिली जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करा पाई है। डिस्प्यूट्स जो नेबर्स के बीच में हुए उन्हें सुलझा पाई है। छोटे मोटे झगड़े, चोट के, मारपीट के, उन्हें प्रॉपर तरीके से ये लोग सॉल्व करवा पाए हैं। बेटा सेकेंड एडवांटेज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई जो लोक अदालत हैं वो स्पीडी जस्टिस देते हैं और इनएक्सपेंसिव वे में देते हैं। आप अगर लोक अदालत जा रहे हैं तो आप एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं और फॉर्मेट भी अवेलेबल होता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के पास। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जाके फॉर्म ले लें, अपनी परेशानी लिख के दे दें, या वो फॉर्म भी आपके पास नहीं है तो प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन दे दें। बेटा जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, पुअर लोग हैं, जो उस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोर्ट प्रोसीजर में लगता है इतना सारा पेपर वर्क, वकील को बुलाओ, वकील को पैसा दो, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोक अदालत जा सकते हैं। ठीक है, लोक अदालत देयरफॉर टेंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस। और आज अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, तो लोक अदालत का एक इम्पॉर्टेंट रोल इनमें रहा है। तीसरा बेटा जो भी डिसीज़न लोक अदालत देगी वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ को, क्योंकि यहाँ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कराने ही बैठे हैं ना। जब तक दोनों पार्टीज़
एक सूटेबल कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होगी, कोई फ़ैसला नहीं दिया जाएगा। तो जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हुए तो ऑब्वियस सी बात है जो फ़ैसला लोक अदालत लेगी वो फुल एंड फाइनल होगा, दोनों पार्टीज़ उसको मानेंगी। ऑर्डिनरली नो अपील लाई बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स रिवॉर्ड। जो फ़ैसला जो अवार्ड रिवॉर्ड बोल दिया गलती से, जो फ़ैसला किसने दिया बेटा, लोक अदालत ने दिया है, वो फुल एंड फाइनल होगा। इसके अलावा ऑर्डिनरली हमने कभी देखा नहीं कि कहीं पर भी कोई अपील हुई हो किसी हायर कोर्ट में। बेटा फोर्थ हम पढ़ेंगे, लोक अदालत उन केसेस को भी सुन सकती है, उन केसेस के लिए भी फैसला सुना सकती है जो अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में, मतलब अभी ये किसी कोर्ट में पहुँचे नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए हैं, पहली बार फ्रेश केस सीधे कहाँ आएगा, लोक अदालत में आएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो बिफोर टेकिंग द मैटर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में अभी वो मैटर गया नहीं, उसके पहले ही सीधा कहाँ गया, लोक अदालत में, और लोक अदालत में ही उसे सेटल कर लिया गया, उस डिस्प्यूट को कहाँ ही सॉल्व कर लिया गया, लोक अदालत में। बेटा हम फिफ्थ पॉइंट को पढ़ेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो लोक अदालत है उन्होंने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की वर्कलोड को कम कर दिया है। हम पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री हैं, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद क्या आपको लगता है कि सारे केसेस जल्दी जल्दी सुन लिए जाएंगे, उन पर फैसले जल्दी हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता बेटा। तभी तो एक टर्म कॉइन हुआ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसा डायलॉग सुना होगा ना तुमने। तो वो वाली बात इसलिए आई क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है तो सच में बहुत ज़्यादा केसेस लंबे खिंच जाते हैं, कई बार प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते हैं, कई बार लॉयर खुद चाहते हैं कि केस खिंचता रहे, हमें पैसा मिलता रहे। तो ऐसे भी आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप ऐसे डायलॉग्स, ऐसे फ्रेजेस फ्रेम ना हो, इसीलिए लोक अदालत जल्दी जल्दी फैसलों का निपटारा कर देती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के लोड को कम कर देती है। दैट कुड कंसिक्वेंटली रिड्यूस डिले इन जस्टिस। अब जस्टिस मिलने में डिले नहीं होता। हम सम अप करेंगे। देर आर लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो भैया लोक अदालत इस टाइम की बेसिक नीड बन गई है कि भाई लोक अदालत बार बार लगाई जाए, है ना। इनकी जुरिडिक्शन एरिया को, इनके जुरिडिक्शन को, इनके क्षेत्राधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया जाए कि ऐसा नहीं कि बस ये केसेस ही लोक अदालत में जाएंगे। बहुत सारे केसेस, मतलब इनकी जुरिडिक्शन को बढ़ा देना चाहिए, इनके क्षेत्र अधिकार को बढ़ा देना चाहिए। दिल्ली में तो बेटा परमानेंट लोक अदालत सेटअप हो गई है ना। इन दिल्ली परमानेंट लोक अदालत हैव ऑलरेडी बीन सेटअप फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल पेंडिंग डिस्प्यूट। जितने भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए दिल्ली में तो परमानेंट लोक अदालत बैठ चुकी है। और वो कौन से केसेस थे जिनकी वजह से लोक अदालत दिल्ली में परमानेंटली बैठी है? वो है राजधानी पावर लिमिटेड का केस, इलेक्ट्रिक मैटर्स से जो रिलेटेड केस थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से जितने भी रिलेटेड मैटर्स थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो शिकायतें थी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से जो प्रॉब्लम्स थी, राजधानी पावर लिमिटेड की जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको सॉल्व करने के लिए दिल्ली में परमानेंट लोक अदालत बैठ चुकी है। फैमिली कोर्ट अगेन आपके सिलेबस में नहीं है।